कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है क्योंकि उनके किरदार अंधेरे में कहीं गुम हो जाते हैं। मेरी एक कहानी भी ऐसी ही है। कहानी मेरे एक दोस्त की है जो कि उसके साथ हुए एक बेहद ही खौफनाक हादसे के बारे में है। मेरा नाम राकेश है और कहानी मेरे प्रिय दोस्त श्याम की है जो काफ़ी सालों से लापता है। क्यों, वो आपको कहानी में पता चल जाएगा। तो आइए मैं आपको उसी की कहानी उसी के नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम श्याम है। मैं एक छोटे से रेलवे स्टेशन कालापुर जंक्शन में एक टिकट क्लर्क की नौकरी किया करता था। यह स्टेशन उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में बसा था जहां चारों तरफ घने जंगल और सूखी पहाड़ियां थी। दिन में यहां 2-4 ट्रेनें रुकती थी, पर रात होते ही हर तरफ सन्नाटा छा जाता था। मैं पिछले 4 महीनों से यहां काम कर रहा था और मुझे अब इस सुनसान जगह की आदत हो चुकी थी। पर एक रात, वो रात जो आज भी मेरे जहन में बनी हुई है, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो अमावस की काली रात थी जब आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उस रात में हमेशा की तरह अपने छोटे से टिकट काउंटर पर बैठा था। कुछ देर पहले ही तेज बारिश थम चुकी थी। स्टेशन की लकड़ी की छत से टपकती बूंदों की आवाज आ रही थी। बाहर दूर कहीं से आती सियारों की चीखें सुनाई दे रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 11 की तरफ सरक रही थी और प्लेटफॉर्म से आखिरी ट्रेन लखनऊ मेल 10 बजे निकल चुकी थी। अब सुबह 4 बजे तक कोई ट्रेन नहीं आने वाली थी। मैं टिकट रजिस्टर में दिन की एंट्री कर रहा था जब काउंटर की खिड़की पर एक हल्की सी ठक ठक हुई। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। खिड़की के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से मुझे दिखाई नहीं दिया, पर उसकी आंखें, उफ, वो आंखें लालटेन की मध्यम रोशनी में चमक रही थी। वो मुझे घूर रहा था बिना पल के झपकाए, बिना कोई आवाज किए। मैंने खिड़की थोड़ी और खोली और कहा, क्या चाहिए? वो चुप रहा, बस मुझे देखता रहा। उसकी सांसें भारी थी, जैसे कोई जानवर हाँफ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी खरखराहट थी, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। मैंने लालटेन की एक हल्की पीली रोशनी में उस आदमी के चेहरे को गौर से देखा। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, होंठ फटे हुए और माथे पर पुराने घावों के निशान थे। कपड़े मैले और फटे हुए थे और उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसके शरीर में ठंड दौड़ रही हो। मैंने रजिस्टर खोलते हुए पूछा, टिकट चाहिए, लेकिन अब सुबह तक कोई ट्रेन नहीं है। उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट फैलती गई और फिर वो अचानक से हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जो इंसानी कम, किसी भूत की ज्यादा लग रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराते हुए उसे कहा, देखो भाई, अगर टिकट नहीं चाहिए तो कहीं और चले जाओ और मुझे अपना काम करने दो। वो हंसते हंसते एकदम से चुप हो गया। फिर वो धीरे से बोला, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे बलि चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ से कलम छूट गया। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरे अंदर तक झांक रहा हो। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वो खिड़की के पल्ले को पकड़कर झुककर अंदर झांकने लगा। उसके नाखून लंबे और गंदे थे और उसने खिड़की की लकड़ी को ऐसे पकड़ा था जैसे वो उसे तोड़ देना चाहता हो। मैं खिड़की से थोड़ा दूर हट गया। देखो, मजाक मत करो, स्टेशन मास्टर को बुलाऊंगा। मैंने उससे धमकी दी, पर मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो फिर हंसा और इस बार उसकी हंसी के साथ एक अजीब सी गंध आई, किसी तरह की सड़न की गंध, जैसे कोई जानवर मरने के और सड़ने के बाद आती है। मुझे घूरता हुआ फिर वो पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। मैंने खिड़की बंद की, कुंडी लगा ली
और कुर्सी पर बैठकर अपने आप को संभाला। उस अनुभव से मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। कुछ देर बाद जब मैंने बाहर झांकने की हिम्मत की तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। स्टेशन फिर से खामोश था, पर वो खामोशी अब डरावनी लग रही थी। मैंने सोचा शायद कोई नशेड़ी होगा जो यहां भटकते हुए आ गया होगा। कालापुर के आसपास के जंगलों में ऐसे लोग अक्सर देखे जाते थे। वो नशा करते थे, लड़ते थे और फिर कहीं मर जाते थे। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि वो अब चला गया है, पर मेरे दिमाग में उसकी वो बात बार बार गूंज रही थी। मुझे बलि चाहिए। रात के 2:30 बजे की बात है। बारिश के कारण हवा में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। चाय बनाने के लिए मैं काउंटर से निकलकर स्टेशन के पीछे वाली छोटी रसोई में चला गया। वहां एक पुराना स्टोव था। मैंने उस पर एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया। बाहर हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की टहनियां खिड़की से टकरा रही थी। तभी मुझे बाहर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने स्टोव बंद किया और खिड़की की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं दिखा, पर वो आवाज फिर आई, इस बार और तेज। मैंने लालटेन उठाई और बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म की तरफ गया। स्टेशन खाली था और लालटेन की रोशनी में वो और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। सभी बेंचें खाली थी और दूर ट्रैक की पटरी चमक रही थी। मैंने आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर पटरी पर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो वहां खड़ा था, वही आदमी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने लालटेन ऊपर पकड़ी और उसकी परछाई को ध्यान से देखने लगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रहा था और जब उसका चेहरा मेरी तरफ घुमा तब मैंने देखा उसके हाथ में एक सिर था। मेरा सिर, मेरे ही चेहरे जैसा, मेरी ही आंखों से मुझे घूरता हुआ, और वो सिर हंस रहा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चिल्लाना चाहता था पर गला सूख गया था। वो मेरी तरफ बढ़ा और उसकी हंसी अब तेज हो गई। एक ऐसी हंसी जो मेरे कानों में चुभ रही थी। मैं पीछे की तरफ भागा। लालटेन मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी और उसकी रोशनी भग करके बुझ गई। मैं फिर भी किसी तरह अंधेरे में काउंटर की तरफ दौड़ा। अंदर जाते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और जल्दी से कुंडी लगा ली। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और सांसें इतनी तेज चल रही थी कि लगा मेरा दम घुट जाएगा। और तभी बाहर से वो आवाज फिर आई और फिर खिड़की पर जोर से ठक-ठक हुई। मैंने हिम्मत करके खिड़की की दरार से झांका। वो वहां बाहर खड़ा था, मेरे सिर को हाथ में लिए, और उसकी आंखें अब खाली नहीं थी। उनमें एक लाल चमक थी, जैसे आंखों में आग जल रही हो। वो हंस रहा था और मेरा सिर भी। दोनों की हंसी एक साथ मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं पीछे हटा और तभी दरवाजे पर जोर से धक्का पड़ा। एक बार, 2 बार। लकड़ी चरमराई पर टूटी नहीं। मैंने कुर्सी को दरवाजे से सटा दिया और वहीं कोने में दुबक गया। कुछ देर तक आवाजें आती रही, फिर एकदम से वो आवाजें बंद हो गई। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जगह से उठने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वहां जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। सुबह 4 बजे ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई पड़ी। तब जाकर मुझे होश आया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। वो अजीब आदमी गायब था। प्लेटफॉर्म खाली था और लालटेन वहीं पड़ी थी जहां रात में मेरे हाथ से गिरी थी। पर अब मेरे दिल में एक अनजान डर बैठ गया था। वो आदमी कौन था? उसके हाथ में मेरा सिर कैसे आया? आखिर वो मुझसे क्या चाहता था? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था।
पर इतना जान चुका था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उस रात के बाद कालापुर जंक्शन मेरे लिए सिर्फ एक स्टेशन नहीं रहा, वो एक खौफ का अड्डा बन गया। कालापुर जंक्शन का वो छोटा सा टिकट काउंटर जो कभी मेरा दूसरा घर था, अब मुझे एक जाल की तरह लगने लगा था। उस अनजान मुसाफिर की हंसी, वो भयानक गीली हंसी, वो मेरे कानों में गूंजती रहती थी। और उसका वो हाथ में पकड़ा मेरा सिर, मेरे ही चेहरे वाला, मेरी ही आंखों से मुझे घूरता हुआ। उसने मेरी नींद उड़ा दी थी। मैंने अपने आप को काफी बार समझाया कि वो बस एक हादसा या कोई बुरा सपना था, या जंगल से भटकता हुआ कोई पागल यहां तक आ गया था। पर मेरे दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि अगर वो सचमुच कोई इंसान था तो वो मेरा सिर कैसे पकड़े हुए था। अगले दिन मैं स्टेशन गया, पर मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह की ट्रेन आई, कुछ मुसाफिर उतरे, कुछ चढ़े, पर मेरी नजर हर चेहरे पर ठहर रही थी। कहीं वो फिर से तो नहीं आ गया। मैंने स्टेशन मास्टर विवेक वर्मा जी को उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वैसे भी विवेक वर्मा जी बूढ़े थे, उनकी रिटायरमेंट को कुछ ही महीने बाकी थे, और हाल फिलहाल उनकी तबीयत भी पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं थी। उन्हें परेशान करने का क्या फायदा। पर दिन ढलते ढलते जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब गया, मेरा डर फिर से जाग उठा। मैंने सोचा कि रात की ड्यूटी से बचने के लिए कुछ बहाना बना लेता हूं, बुखार या पेट दर्द का। पर फिर ख्याल आया कि अगर मैं नहीं रहा तो स्टेशन कौन संभालेगा। वर्मा जी तो बूढ़े हैं, वो रात में घर चले जाते हैं। ये सोचकर मैं फिर से ड्यूटी पर रहा। रात हुई और मैं फिर से अपने काउंटर पर जाकर बैठ गया। लालटेन की रोशनी में टिकट रजिस्टर खुला पड़ा था, पर मेरा ध्यान कहीं और था। बाहर हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की टहनियां स्टेशन की छत से टकराने की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। आज हर आवाज मुझे चौंका रही थी। मैंने खिड़की को थोड़ा सा खुला छोड़ा था, शायद इसलिए कि अंदर की घुटन कम हो। पर हर बार जब हवा से खिड़की हिलती तो मुझे लगता कि वो फिर से दस्तक देने वाला है। रात के 1 बजे के आसपास जब मैं कुर्सी पर आंखें मूंदे झपकी ले रहा था, मुझे अपनी गर्दन पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुछ आहट सी महसूस हुई और मैंने झट से आंखें खोली। खिड़की पूरी खाली थी और लालटेन की लौ तेजी से हिल रही थी। मैंने उठकर खिड़की बंद करने की कोशिश की, पर वो जैसे किसी चीज में अटक गई थी, या फिर कोई बाहर से उसे पकड़े हुए था। मैंने और जोर लगाया और तभी बाहर से वो आवाज फिर से आई। मेरे हाथ ठिठक गए। मैंने लालटेन उठाई और खिड़की से बाहर झांका। वो वहीं था, प्लेटफॉर्म से दूर पटरी पर, उसी जगह जहां पिछली रात को वो खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो फिर से कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज हवा में तैरती रही, कम, गहरी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। मैंने लालटेन की रोशनी उसकी तरफ की और आज फिर वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसका चेहरा काला सड़ा हुआ, होठों से खून टपक रहा था और फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में फिर वही था, मेरा सिर, मेरी आंखों से मुझे घूरता हुआ, मुझ पर हंसता हुआ। इस बार उसकी हंसी में एक अजीब सा भाव था, जैसे वो मेरी हालत पर हंस रहा हो। मैं पीछे हटा, पर इस बार मैं भाग नहीं सका। मेरे पैर जम गए थे। वो और आगे बढ़ा, धीरे धीरे। उसके हर कदम के साथ उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। दरवाजा पहले से बंद था। मैंने किसी तरह जाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी, कुर्सी को दरवाजे से सटाया और वही कोने में दुबक कर बैठ गया। बाहर से वो आती आवाज अब तेज होती चली गई। फिर से खिड़की पर ठक ठक शुरू हो गई। मैंने कानों पर हाथ रख लिए, पर उसकी वो डरावनी हंसी
अब मेरे दिमाग में गूंजने लगी थी। वो आवाज कब रुकी मुझे पता नहीं। उसकी आवाज से तो घड़ी की सुइयां भी थरथरा रही थी। काफी देर बाद जब एहसास हुआ कि बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही, तब मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। वो फिर से गायब था। प्लेटफॉर्म खाली था और दूर कहीं ट्रेन की हेडलाइट चमक रही थी। मैंने राहत की सांस ली, पर वो एहसास ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। जब ट्रेन रुकी, कुछ मुसाफिर उतरे और मैंने काउंटर से बाहर निकलकर लोगों के टिकट चेक किए। तब मेरी नज़र एक बूढ़े चाय वाले पर पड़ी, जो कभी कभी एक दूसरे स्टेशन से इस स्टेशन तक आता था और फिर अगली ट्रेन से वापस चला जाता था। मैंने उसे बस देखा था, पर कभी उससे बात नहीं की थी। पर आज वो मुझे देख रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। कुछ ही मिनट में ट्रेन आगे चली गई। मैं उसके पास गया और उससे कहा, चाचा, आप तो यहाँ कई सालों से आते जाते होंगे, है ना? उन्होंने थोड़ा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया, पर मेरे अगले सवाल से उनके चेहरे की सारी मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। क्या आपने यहाँ कभी कुछ देखा है? कोई काला आदमी? वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, क्या उस काले आदमी ने तुमसे बात की? काका के सवाल से मेरा दिल धक से रह गया, लेकिन मुझे इस बात से राहत महसूस हुई कि यहां कोई और भी था जिसने उस आदमी को देखा था। और मैंने चाचा से कहा, चाचा जी, मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था। उसने मुझसे एक अजीब सी बात कही कि उसे बलि चाहिए। मैंने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पता नहीं कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। क्या आपने भी उसे देखा है? चाचा जी ने हाँ में सिर हिलाया। वो वहीं एक सीट पर बैठ गए और मुझे चाय का ग्लास देते हुए उन्होंने कहा, कई साल पहले सुना था कि इस स्टेशन पर एक अतृप्त आत्मा भटकती है, पर एक रात जब मैं यहां रुका था, तब मैं यहीं एक कोने में सो रहा था। उस रात मैंने उसे देखा था। ट्रेन की पटरी पर खड़ा वो मुझे घूर रहा था। उसका वो अजीब सा डरावना चेहरा देख उसे कुछ भी कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर वो मुझे घूरता हुआ मेरे पास आ गया और किसी जानवर की तरह मुझे सूंघकर आगे चला गया। चला गया या गायब हो गया पता नहीं, क्योंकि जब वो मेरे सामने था तब मेरी आंखें बंद थी। पर उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक बात पता चली इस स्टेशन के बारे में और उसकी मौत के बारे में। यहां स्टेशन पर कुछ महीनों पहले एक आदमी की मौत हुई थी, बड़ी रहस्यमयी मौत। उसका नाम किसी को पता नहीं चला। उसकी मौत से कुछ महीने पहले यहां के इलाके से कुछ जवान लड़कियां और लड़के अचानक गायब हुए थे। वो मामला दर्ज था और खोजबीन चल रही थी। और एक रात गांव के किसी ने उस आदमी को जंगल में जाते हुए देखा। वो वही रहता था, नशा करता था और वो काला जादू भी जानता था। जब गांव वालों को उस पर शक हुआ और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो वो किसी तरह बचकर निकला और जंगल से स्टेशन की तरफ भागा। अब कोई कहता है कि वो आखिरी ट्रेन से यहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में उसका पैर फिसल गया और वो चलती ट्रेन के नीचे आ गया। तो कोई कुछ और ही कहता है कि उसने कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए खुद अपनी जान दे दी थी और उस हादसे में उसकी लाश 2 हिस्सों में कटी थी, चेहरा और धड़। जब और जांच हुई तो पता चला कि उसने अपनी बीवी और बेटे को भी मार डाला था। कहता था कि उसे अमर होना है, इसके लिए उसे एक आखिरी बलि देनी थी और वो किसी ऐसे की तलाश में था जो पवित्र हो, जिसने कभी कोई गलत काम न किया हो,
पर मरने के कारण उसका वो काम अधूरा रह गया। लोग कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा यहां भटकती हुई दिखाई देती है, जो अपनी आखिरी बलि को ढूंढ रही है। उनकी बात सुनते सुनते मैं एकदम से सुन्न हो गया। तो वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैंने कांपते हुए पूछा। चाय वाला मेरी तरफ देखकर चुप रहा, फिर अपनी नजर झुकाकर बोला, क्या पता, शायद उसे उसकी आखिरी बलि मिल गई हो। उसकी बात मेरे सीने में चाकू की तरह चुभ गई। मैंने आगे कुछ नहीं कहा, उठकर बस काउंटर पर वापस चला गया और दरवाजा बंद कर सुबह तक अंदर चुपचाप बैठा रहा। सूरज की रोशनी में स्टेशन फिर से सामान्य लगने लगा, पर मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। क्या वो सच में उस आदमी की आत्मा थी? और अगर हां, तो क्या वो मुझे अपनी बलि समझ बैठा था? मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, न मेरी शादी हुई थी, न आज तक किसी का बुरा चाहा था। क्या यही मेरी सजा थी? और उस दिन मैंने स्टेशन मास्टर वर्मा जी से कहा कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बस एक बहाना बनाया, वो भी मान गए और उसी दिन मैं अपने गांव लौट गया। स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर एक छोटी सी बस्ती, जहां पर मेरा घर था। मैंने सोचा था कि अब वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। घर आने के बाद अगले 3 दिनों तक मैं बिल्कुल भी अपने घर से बाहर नहीं निकला। मैंने अपने आप को अपने ही घर में बंद कर लिया था। उन 3 दिनों में मुझे कोई भी अजीब एहसास नहीं हुआ, कोई आहट, कोई अजीब आवाज सुनाई भी नहीं दी। और आखिरकार मेरी छुट्टी खत्म होने के कारण मैं फिर अपनी छुट्टी बढ़ाने के लिए स्टेशन पर चला गया। उस रोज दिन भर भारी बारिश हो रही थी, कभी धीमी तो कभी तेज, पर वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। स्टेशन आने जाने में शाम हो गई। वर्मा जी ने मुझे और कुछ दिनों की छुट्टी मंजूर कर दी और फिर शाम होते होते मैं अपने घर के रास्ते पर था। मेरी चप्पलें बारिश में भीगने के कारण कर कर ऐसी आवाज करने लगी थी। बारिश से बचने के लिए मैं अपने गांव की ओर जाती एक छोटी सी टनल से गुजर रहा था। टनल के अंदर से हवाएं साए साए करते हुए बह रही थी। अंदर कम रोशनी थी और इसलिए मैं तेजी से चल रहा था। बाहर अंधेरा तो हुआ नहीं था, लेकिन घने बादलों के कारण माहौल अजीब सा बन चुका था। सड़कें खाली थी और जगह जगह पानी भर चुका था। टनल के अंदर बिजली के खंभे थे, जिनकी मध्यम पीली रोशनी हर 50 कदम पर एक छोटा सा दायरा बना रही थी, पर उनके बीच का अंधेरा ऐसा था जैसे उसने उस जगह को निगल लिया हो। मैं तेजी से चलता रहा। मेरा झोला कंधे पर लटका हुआ था। मेरे दिमाग में तब कोई ख्याल नहीं था और मैंने अब तक टनल का आधा हिस्सा पार किया था कि तभी रास्ते के आधे में मैंने उसे देखा। एक आकृति करीब 20 कदम दूर ठीक बीचों बीच खड़ी थी। मेरे कदम वहीं पर ठिठक गए। वो एक आदमी था, लंबा सीधा खड़ा हुआ, और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। दूर खंबे की हल्की रोशनी में उसकी परछाई बहुत काली दिख रही थी। न वो हिल रहा था न डगमगा रहा था, बस किसी मूर्ति की तरह एकदम सीधा खड़ा था। और तब मेरा ध्यान गया, उसके हाथ में कुछ चमका, बस एक पल के लिए, जैसे कोई चाकू या शीशा पकड़ रखा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, पर मैंने अपने आप को समझाया, शायद कोई शराबी या कोई गांव का आवारा आदमी होगा। आखिर ये रास्ता सबके लिए था। मैंने अपनी रफ्तार और धीमी कर दी और अपने कदमों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हुए दाहिनी ओर सटकर चलने लगा। मेरी नजर उस पर टिकी थी। सिर झुकाए मैं धीरे धीरे उसके और करीब पहुंचा। मैं बस उसे पार कर आगे जाना चाहता था। वो न मुड़ा न हिला, यहां तक कि जब मैं उसके बराबर आ गया फिर भी उसने कोई हलचल नहीं की। अब मैं शायद उससे बस 5 कदम दूर था जब हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध फैल गई।
जिससे पास ही कुछ मरा हुआ हो। मैंने हिम्मत करके कंधे के ऊपर से एक नज़र पीछे डाली। वो वही था, वही मैले बाल, वही फटा कुर्ता, वही काला और घावों से भरा चेहरा। वो अब मेरी तरफ मुड़ गया था और उसकी वो हंसी, हे भगवान, वो हंसी उसके चेहरे को चौड़ा कर रही थी। फटे होठों से खून टपक रहा था। उसकी आंखें मुझ पर जमी थी, चमकती हुई जैसे बुखार में तप रही हो। और उसके होठों में कुछ था, मेरा अपना सिर, मेरी अपनी आंखों से मुझे घूरता हुआ। मेरे उस कटे मुंह से एक तरह की डरावनी हंसी निकल रही थी। और दोनों, वो आदमी और वो सिर, दोनों हंस रहे थे। एक गहरी गीली आवाज जो मेरे सिर में चुभ रही थी, जैसे कोई मेरे सिर में कील ठोक रहा हो। मेरे पैर कांपने लगे। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर कुछ भी न कर सका। बस वही खड़ा रहा, सुन्न सा, जैसे मेरे शरीर से जान निकल गई हो। मेरे आसपास की दुनिया घूमने लगी। खंभों की रोशनी धुंधली लकीरों में बदल गई और फिर सब तरफ जैसे अंधेरा छा गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा, सेकंड, मिनट, पर जब मैं जमीन पर गिरा तो आखिरी चीज जो मुझे महसूस हुई वो उसकी हंसी थी, मेरे कानों में गूंजती हुई, जैसे कोई मुझे अंधेरे की तरफ खींच रहा हो। फिर जब मुझे होश आया तब मैं अपने खुद के घर में था। घर के बाहर वैद्य जी खड़े थे। मैंने थोड़ा उठकर देखा, वो किसी से बात कर रहे थे। मेरी आहट को सुनकर वो अंदर आ गए। आ गया होश? मुझे कुछ समझा नहीं, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे इतना ही कहा, एक आदमी को तुम टनल के पास बेहोश पड़े मिले थे, वही तुम्हें उठाकर इलाज के लिए सीधे मेरे घर ले आया। पता नहीं वो आदमी कौन था, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर तुम्हारा इलाज कर उसकी मदद से मैंने तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए कहा। बस अभी कुछ देर पहले वो चला गया है। मैंने उसे तुमसे मिलने के लिए कहा था, पर उसने कहा कि उसे जल्दी में कहीं जाना है। दिखने में थोड़ा अजीब था, पर अच्छा इंसान था। मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, बस हैरान होकर उनकी बात सुन रहा था। मैं अपनी जगह पर चुपचाप पड़ा रहा। उस रात जब खिड़की के बाहर से वो आवाज मुझे फिर से सुनाई दी, तब मैं समझ गया कि ये अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा मेरे साथ था, मेरे हर कदम, हर सांस के साथ। मैं अब उसका शिकार बन चुका था और वो अपनी आखिरी बलि के लिए मुझे चाहता था। पर पता नहीं क्यों उसने कल रात मुझे जाने दिया। चाहता तो वो कल ही मेरी बलि दे सकता था। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं अगले दिन गांव के मंदिर चला गया। हमारे यहाँ एक पुराना शिव मंदिर था, जहाँ पंडित जी रघुनाथ बाबा सबकी परेशानियों को हल करते थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उस अनजान मुसाफिर की मुलाकात, उसकी वो हंसी, मेरे सिर को हाथ में लिए उसका मुझे घूरना, और वो चाय वाले की बात। पंडित जी चुपचाप मेरी बात को सुनते रहे। उनकी भूरी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। और फिर जब मैं रुका तो उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, श्याम, तूने उससे बात कर ली, यही तेरी भूल थी। वो शैतानी आत्मा अब तुझसे बंध गई है। तो मैं क्या करूं बाबा? मैंने थोड़ा कांपते हुए पूछा। मैं उससे कैसे बचूं? उन्होंने अपनी झोली से एक काला धागा निकाला, उसे हाथ में पकड़ते हुए कुछ मंत्र पढ़े और फिर उस धागे को मेरे गले में बांध दिया। ये तेरी रक्षा करने में मदद करेगा, पर यह पूरी तरह से उसे रोक नहीं सकता। उस आत्मा की इच्छा बहुत ज्यादा बलवान है। उसे काफी सालों बाद बलि देने के लिए कोई मिला है, जैसा कि वो चाहता था, एक शुद्ध पवित्र आत्मा की बलि। वो तुझमें वो सारी चीजें देखता है और शायद तेरे जरिए अपनी वो आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है। पवित्र आत्मा? मैंने हैरानी से पूछा। मैंने तो कुछ खास नहीं किया बाबा, मैं बस एक साधारण आदमी हूं। पंडित जी ने मेरे हाथ को सहलाते हुए कहा, यही तो उसकी ताकत है। तूने न शादी की, न कोई पाप किया है, तेरी सादगी ही उसे खींच रही है। पर एक बात ध्यान से सुन, अमावस की अगली रात तक तुझे सावधान रहना होगा। वो उस रात सबसे ताकतवर होता है।
अगर तू उससे बच पाया तो शायद वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए। धागा पहनकर मुझे थोड़ी सी राहत महसूस हुई, पर वो राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले कुछ दिन मैं घर में ही रहा। खिड़कियां हमेशा के लिए बंद कर दी थी और रात को लालटेन जलाकर सो रहा था। मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं थे, वो सालों पहले गुजर चुके थे, तो घर में मेरे सिवा कोई नहीं था। हर रात मैं उस अजीब आवाज को सुनता था और हर बार खिड़की से झांकने की हिम्मत नहीं होती थी, पर वो आता था। हर रात खिड़की से बाहर खड़ा, मेरे सिर को पकड़े हुए हंसता हुआ। मैं उसे देख नहीं पाता था, पर उसकी मौजूदगी मुझे हमेशा महसूस होती थी, ठंडी भारी, जैसे कोई मेरे सीने पर बैठ गया हो। अमावस की रात करीब आ रही थी। 5 दिन बाकी थे और अगले दिन दोपहर अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि शायद गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं तो शायद मैं बच सकता हूं। और ये बात सोचकर मैंने तुरंत अपना झोला तैयार किया, कुछ कपड़े लिए, थोड़े पैसे लिए और वो काला धागा जो मेरे गले में था। कुछ सामान लेकर मैं उसी वक्त घर से बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा। गांव से 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा बस अड्डा था, जहां दिन में 2-3 बसें ही रुकती थी। मैंने लखनऊ जाने वाली बस पकड़ने का फैसला किया। मैं इस बात को लेकर खुश था कि शहर की भीड़ में शायद वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। बस शाम 6 बजे की थी। मैं दोपहर में ही बस अड्डे पर पहुंच गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर बस आने का इंतजार कर रहा था। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि सूरज ढलने लगा है। धीरे धीरे हवा में फिर वही ठंडक फैलती गई। बस आने में अभी भी वक्त था और तब मुझे दूर कहीं से वो आवाज सुनाई दी। मैंने आसपास चौंक कर देखा। अड्डा सुनसान था, कोई मुसाफिर नहीं, कोई चाय वाला नहीं। फिर मेरी नजर सामने पड़ी। वो वहीं दूर खड़ा था, बस स्टैंड के दूसरी तरफ एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, काला सड़ा हुआ, होठों से खून टपकता हुआ, और उसके हाथ में आज भी मेरा हंसता हुआ सिर था। उसे देखते ही मैं उठकर रास्ते में भागने लगा, लेकिन मेरे पैर भारी हो गए थे। वो मेरी तरफ बढ़ा धीरे धीरे और उसी के साथ उसकी हंसी तेज होती गई। वहीं दूर मुझे बस आती दिखाई पड़ी और बस को आता देख मैं बस की तरफ भाग खड़ा हुआ। बस अब भी काफी दूर थी, पर मुझे उसकी लाइट दिख रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरा गला सूख गया था। वो आदमी अब मेरे करीब था, इतना करीब कि मैं उसकी सड़न की बदबू सूंघ पा रहा था। और फिर उसने एक हाथ उठाया। उसके नाखून लंबे, काले, नुकीले, वो मेरी तरफ बढ़े। मैंने तब पीछे हटने की कोशिश की, पर वो मुझसे ज्यादा तेज था। उसका हाथ मेरे गले पर लगा। उसके नाखून मेरे गले पर थे, मेरे गले के मांस को चीर रहे थे। और तब मुझे एक तेज जलन हुई। मेरी गर्दन से खून बहने लगा और मैं वही जमीन पर नीचे गिर पड़ा। उसकी हंसी तब मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने आंखें खोली। वो मेरे ऊपर झुका था। उसकी आंखें मेरी आंखों में घूर रही थी, लाल लाल चमक रही थी। मैंने किसी तरह अपना हाथ उठाया और अपने गले का काला धागा निकालकर उसके चेहरे पर फेंक दिया। उसी के साथ एक जोर की चीख निकली। वो उसी की चीख थी। वो एकदम से पीछे हट गया, जैसे कुछ जल गया हो। तभी बस की हॉर्न बजी और बस की हेडलाइट मुझ पर पड़ी। ड्राइवर ने मुझे देखकर गाड़ी ठीक मेरे पास रोक दी और खिड़की से बाहर झुकते हुए उसने कहा, यह क्या हाल बना रखा है? ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा। मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए बस में चढ़ा और दरवाजा बंद करते ही मैं वहीं पर बेहोश हो गया। इस बार जब मुझे होश आया तब मैं लखनऊ के एक छोटे से अस्पताल में था। मेरे गले पर पट्टियां बंधी थी और तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझ पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया था। उनकी इस बात पर मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, पर मैं जानता था वो कोई जानवर नहीं था, वो वही शैतान था। वो वही खौफनाक आदमी था जो मेरी बलि देना चाहता था। डॉक्टर ने मुझे इलाज के लिए 2-3 दिन अस्पताल में ही रुकने के लिए कहा। मेरे गले के जख्म गहरे थे और खून ज्यादा बहने की वजह से मुझ में कमजोरी थी। इस बार भी किसी तरह मैं बच गया था, लेकिन वो अमावस की रात अब भी बीती नहीं थी। 2 दिन अस्पताल में बिताने के बाद
अब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि आज ही वो अमावस की रात थी। मुझे डर था कि आज वो फिर आएगा, यहाँ अस्पताल में या कहीं और मुझे अपना शिकार बना लेगा। मैंने नर्स से कहा कि यहाँ मेरा एक दोस्त है जो यही पास में ही रहता है। मैंने उन्हें उसका नाम बताया और एक एड्रेस भी दिया। राकेश, मेरा पुराना स्कूल का दोस्त था। वो उस वक्त लखनऊ में था। अस्पताल से किसी ने मेरे उस दोस्त तक मेरी खबर पहुंचा दी और फिर वो मुझे लेने आ गया। और उसी दिन दोपहर मैं अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर उसके घर चला गया। लखनऊ में राकेश के घर पहुंचने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसकी दहशत से मुक्त हो जाऊं। अस्पताल से छुट्टी मिली जरूर थी, लेकिन मेरे गले की पट्टी अभी भी खून से हल्की गीली थी और हर सांस के साथ एक हल्की जलन होती थी। कालापुर जंक्शन, मेरा गांव, बस स्टैंड, और अब यहां। वो मुझे छोड़ने वाला नहीं था। मैं उसकी आखिरी बलि था और वो अपनी मुक्ति के लिए या फिर अमर होने के लिए मुझे ले ही जाएगा। मैं दिन भर यही सोचता रहा कि राकेश को बताऊं या नहीं। पर उस रात जब मैं राकेश के घर की खिड़की के बाहर देख रहा था तो वो मुझे फिर दिखा, सड़क के उस पार खड़ा, मेरे सिर को पकड़े हुए हंसता हुआ। मैं समझ गया कि मैं कहीं भी जाऊं वो मुझे ढूंढ ही लेगा। और आज तो अमावस की रात थी। मैं खिड़की बंद कर वहीं बिस्तर पर सिकुड़कर बैठ गया। राकेश मेरे चेहरे का उड़ा रंग देखकर राकेश मेरे चेहरे को देखकर समझ गया था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, श्याम, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। क्या कहता कि एक मरा हुआ आदमी मुझे मारने आ रहा है। शायद वो समझ नहीं पाता। मैंने बस इतना कहा, राकेश, बस आज की रात तुम मेरे साथ रहना, मुझे अकेला मत छोड़ना। उसने मेरी आंखों में डर देखा और फिर बिना सवाल किए हाँ कहा। रात गहराने लगी। कमरे में गर्मी बढ़ने लगी थी। बाहर आसमान बादलों से घिर रहा था और उसकी गड़गड़ाहट से माहौल और भी ज्यादा भयानक हो चला था, जैसे वो मरा हुआ आदमी मेरे लिए कोई जाल बुन रहा हो। अपने छोटे से घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। उसका घर काफी पुराना था। लकड़ी की छत, मिट्टी की दीवारें और एक छोटा सा आंगन। गर्मी होने के कारण हम दोनों वही दरवाजे के पास बैठे थे। घर का दरवाजा काफी पुरानी लकड़ी का था। उसमें बहुत सारी दरारें थी और उनमें से अंदर हवा आने के लिए काफी जगह थी। वही एक दूसरी तरफ एक लालटेन जल रही थी और मैं हर छोटी से छोटी आहट से चौंक रहा था। राकेश ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। अरे तू टेंशन मत ले, यहां कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू बस आराम कर। पर उसकी बातें मेरे कानों तक पहुंचती ही नहीं थी। मेरा दिमाग उस रात की अजीब सी आवाज में अटक गया था। मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो, आज रात में सोऊंगा नहीं। रात के 1 बजे के आसपास लालटेन की लौ अचानक से तेजी से हिलने लगी। हवा नहीं थी, फिर भी लौ फड़फड़ा रही थी। राकेश ने भौहें चढ़ाई। ये क्या हो रहा है? उसने ऐसा कहा और उठकर लालटेन को देखने लगा। तभी बाहर अंधेरे से वो आवाज आई, धीमी पर साफ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने राकेश का झट से हाथ पकड़ लिया। वो आ गया, वो यहां भी है। कौन? राकेश ने हैरानी से पूछा, पर मैं जवाब दे पाता उससे पहले दरवाजे पर एक जोरदार धक्का पड़ा। लकड़ी चरमराई और धूल झरने लगी। राकेश चौंक कर पीछे हटा। यह कौन था? उसने चिल्लाया। मैं कोने में सिकुड़ गया। ये पिशाच है, ये मुझे लेने आया है। दरवाजा फिर हिला। 1 बार, 2 बार और तीसरी बार में वो टूट गया। लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़े और वो मरा हुआ आदमी अंदर आकर दरवाजे में खड़ा हो गया। उसका काला सड़ा हुआ चेहरा, होठों से टपकता हुआ खून और आंखों में लाल चमक। उसके हाथ में मेरा सिर था, हंसता हुआ, और उसकी हंसी अब इतनी तेज थी कि मेरे कान दुखने लगे थे। उसे देख राकेश चीख पड़ा, ये क्या है श्याम? पर मैं कुछ बोल नहीं सका।
मेरा गला सूख गया था। वो मेरी तरफ बढ़ा, धीरे धीरे, जैसे उसे किसी बात की जल्दी नहीं थी। उसकी हर सांस के साथ एक सड़न की बदबू कमरे में फैल रही थी। राकेश ने पास की एक लकड़ी उठाई और जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। रुक जा हरामी, उसने चिल्लाया और लाठी से वार किया, पर वो लाठी उस आदमी के शरीर से आर पार निकल गई, जैसे वो कोई हवा या धुएं का गुब्बारा हो। राकेश उसके पीछे गिर पड़ा और उस आदमी की नजर मुझ पर टिक गई। मैंने दीवार से सटकर अपने आप को बचाने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं रो रहा था, पर मेरी आवाज उस हंसी में दब गई। वो मेरे सामने खड़ा था। उसके नाखून मेरे गले की तरफ बढ़े, वही नाखून जिन्होंने बस स्टैंड पर मुझे जख्मी किया था। मैंने आंखें बंद कर ली, सोचा कि अब सब खत्म, पर तभी मुझे पंडित जी की बात याद आ गई। वो काला धागा, पर वो तो बस स्टैंड पर ही गिर गया था। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था। राकेश फिर से उठा, उसने पास पड़ी लालटेन उठाई और उस आत्मा की तरफ फेंक दी। शीशा टूटा, तेल झलका और आग की लपटें उठी। वो परछाई पीछे हटी और एक चीख निकली, एक तेज और भयानक चीख। आग हर तरफ फैलने लगी और वो परछाई, वो आत्मा तड़पने लगी। उसका चेहरा मुझे पिघलता हुआ लगा। मेरा सिर उसके हाथ से गिरकर जमीन पर लुढ़क गया, पर वो सिर अब भी हंस रहा था। मैंने मौका देखा और चिल्लाया, भाग राकेश, भाग यहां से। आग धीरे धीरे आसपास फैल रही थी। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा अब आधा जल चुका था। एक आंख पिघल गई थी, पर दूसरी अभी भी लाल चमक रही थी। वो फिर मेरी तरफ बढ़ा। घर धाए धाए करके जलने लगा। आग को भड़कता देख बाहर सड़क पर कुछ लोग जमा हो गए थे। शायद पड़ोसी थे जो हमारा शोर सुनकर वहां आए थे। वो शैतानी आत्मा घर के अंदर थी, आग में जल रही थी, पर उसकी हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी, न हंसने की, न चीखने की। पड़ोसियों ने शोर मचाया, कुछ ने डंडे उठा लिए और मैंने घर के अंदर झांक कर देखा। वो आत्मा, वो शैतानी आत्मा मुझे देख रही थी, मुस्कुराते हुए, और फिर वो अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वो हवा में घुल गई हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज चल रही थी, मेरा गला जल रहा था। राकेश ने मुझे उठाया। शाम तू ठीक तो है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर सच कहूं तो मैं ठीक नहीं था। मेरे गले पर नए जख्म थे, उसके नाखूनों के निशान, और मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। हम दोनों भी आंगन की तरफ दौड़े। रात भर वो घर जलता रहा और हमने वो पूरी रात एक मंदिर में बिताई। सुबह हुई तब पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, पर हम उस आत्मा के बारे में क्या ही बताते। हमने बताया कि घर में एक चोर घुस आया था। उस खौफनाक शैतानी आत्मा की बात मैंने किसी से नहीं की। कौन विश्वास करता? पर अब राकेश जानता था। उसने मुझे तसल्ली देने के लिए कहा, श्याम, वो कोई इंसान नहीं था, वो कुछ और ही था, पर हम इसमें जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैंने चुपचाप सहमति दी। पुलिस ने कुछ सवाल पूछे और फिर चली गई। घर का दरवाजा जला और टूटा हुआ था और घर के अंदर से वो सिर गायब था, जैसे कभी वो था ही नहीं। मैं राकेश के साथ कुछ दिन और रुका। मेरे जख्म ठीक होने लगे, पर अब मेरी नींद उड़ गई थी। उस अमावस की रात के बाद भी मुझे वो आवाज सुनाई दे रही थी, पर वो अब दूर से आती थी। अमावस बीत गई और शायद वो कमजोर पड़ गया था। पंडित जी की बात शायद सच निकली, पर उसका डर अब भी था कि वो गया नहीं था। और एक रात जब मैं राकेश के घर से अपने गांव लौटने की तैयारी कर रहा था, मैंने सड़क के उस पार उसे फिर देखा, आधा जला हुआ, मेरे सिर के बिना, बस मुझे घूरता हुआ। वो इस बार हंस नहीं रहा था, पर उसकी आंख चमक रही थी, बता रही थी कि वो अब भी मेरे पीछे है। मैं गांव लौटा, लेकिन मैंने कालापुर जंक्शन की नौकरी छोड़ दी। कुछ ही हफ्तों में मैं वो गांव छोड़कर भी चला गया। अब मैं एक छोटी दुकान चलाता हूं, किराए की, एक दूसरे गांव के बाहर। मैंने शादी भी नहीं की। डर इस बात का था कि वो मेरे परिवार को भी निशाना बना लेगा। अब मैं हर अमावस को मंदिर जाता हूं, पंडित जी से एक नया धागा बंधवाता हूं
और रात को घर में आग जलाकर रखता हूं। वो अब मुझे कम दिखाई देता है, कभी सड़क पर, कभी खिड़की के बाहर, पर वो अब भी है। उसकी वो लाल आंखें मुझे देखती है और मैं जानता हूं कि वो अपनी आखिरी बलि का इंतजार कर रहा है। जब भी उसे मौका मिलेगा वो मुझ पर झपट पड़ेगा। मैं बच तो रहा हूं, पर मैं आजाद नहीं हूं। वो शैतानी आत्मा मुझसे बंध गई है और मैं उससे, शायद हमेशा के लिए। दोस्तों, उस दिन शाम मेरा घर छोड़कर चला गया। कुछ हफ्तों बाद मुझे पता चला कि वो अपना घर भी छोड़कर, नौकरी छोड़कर दूर चला गया है। फिर एक रोज एक दूसरे गांव में मेरी उससे मुलाकात हुई। चेहरे की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, डर से आंखें धसी हुई थी, पूरा चेहरा काला पड़ चुका था, बाल बढ़े हुए थे और बिखरे थे। मैंने उससे पूछा भी कि तूने ये अपना क्या हाल बना लिया है। उसने उदासी से मुस्कुराते हुए मुझे कहा, बस जिंदा हूं। मैं जानता था कि वो बस जिंदा था, जी नहीं रहा था। मैंने उसे घर आने के लिए आग्रह किया, पर वो नहीं माना। कुछ दिनों बाद जब मैं फिर से उससे मिलने चला गया तो पता चला कि वो उस जगह को भी छोड़कर कहीं चला गया है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए गांव शहर भटकता रहता है। उसके साथ आगे क्या हुआ, वो कहाँ चला गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि फिर कभी मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। अब इसमें बस दो ही बातें हो सकती थी, या तो वो अपनी जान बचाने के लिए आज भी भटक रहा होगा, या फिर उस आत्मा की बलि चढ़ गया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।